तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास ये चौथी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं चौहान वंश को। और चौहान वंश की आज हमारी चौथी क्लास है। दोस्तों बता दूं मैं आपको कि हम सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमारी ये 8वीं क्लास है। दोस्तों हमने यहाँ पर 8 क्लास अब तक 7 क्लास अब तक हमने अपलोड कर दी हैं, जिसके अंदर 4 क्लास हमने अपलोड की हैं गुर्जर प्रतिहार संबंधित और 3 वीडियो हो गई हमारी चौहान वंश से संबंधित। आज ये हमारी चौथी वीडियो है चौहान वंश से संबंधित और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करें तो ये आज हमारी 8वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। इससे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि पहले हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चौहान वंश के अंदर चौहान वंश की जो स्थापना है वो होती है सांबर के अंदर, जो कि करते हैं वासुदेव चौहान और वहाँ पर सांबर झील का निर्माण करवाते हैं। उनके बाद में शासक बनता है गोवक फर्स्ट और उनके बाद में बनता है विग्रहराज सेकंड। फिर बाद में बनते हैं दोस्तों उसके बाद में शासक बनता है बताया मैंने आपको लक्ष्मण चौहान, जो कि नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना करते हैं, चौहान शाखा की नई शुरुआत करते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा था अजयराज के बारे में, ठीक है, जिन्होंने अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी, अजमेर दुर्ग को बनाया था। और चौहान वंश के वो दूसरे प्रतापी शासक भी थे, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हमने अजयराज के बारे में पढ़ी थी। और बाद में पढ़ा था हमने दोस्तों अर्णोराज के बारे में, ठीक है ना, जिसमें हमने अर्णोराज के बारे में पढ़ा था कि अर्णोराज नाना सागर झील का निर्माण करवाया था, चंद्रा नदी के जल को रोककर पुष्कर में राम मंदिर का निर्माण भी कराया था। इनके समय में 2 दरबारी थे, देवबोध और धर्मघोष। साथ ही इन्होंने जो है कांचन देवी से विवाह किया था और अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमारपाल से करवाया था। और जगदेव इनका लड़का था जो कि इनकी हत्या कर देता है और बाद में चौहान वंश की गद्दी पर बैठता है, ठीक है, अजमेर में गद्दी पर बैठता है जगदेव। और अब दोस्तों आगे हम पढ़ रहे हैं, जगदेव गद्दी पर बैठता है, वो अपने पिता अर्णराज की हत्या करके बैठता है। और अब जो है इसके बाद में इनका एक भाई होता है विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं उनको, और उनका एक अन्य नाम है बिसलदेव, ठीक है। हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के बारे में, ठीक है दोस्तों। बिसलदेव अपने भाई जगदेव को गद्दी से हटा देता है और ये अजमेर की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। इनका दोस्तों समय काल की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है वो है 1153 से 1163 ईस्वी, ठीक है। और इन्होंने जो है कला और साहित्य में चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनका जो समय है ना वो कला और साहित्य के अंदर चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने चौहान वंश के अंदर कला और साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपने कालखंड के अंदर करवाई थी और काफ़ी सारी जो है कला और साहित्य के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है ना। उसी के कारण जो है इनके समय को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें हम तो इनको विष्णु का अवतार भी कहा जाता है और वो कहा जाता है शिवालिक स्तंभ लेख के अनुसार। शिवालिक स्तंभ लेख के अनुसार इनको जो है विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। दोस्तों आज थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनाई दे सकती है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। बात करें हम आगे तो दिल्ली पर अधिकार करने वाले ये पहले शासक थे। चौहान वंश के अंदर ये पहले शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार किया था, ठीक है, ये भी आप याद रखना। साथ ही बात करें दोस्तों तो कुमारपाल चालुक्य को इन्होंने पराजित किया था। इन्होंने अपने पिता का बदला लिया था। वहाँ पता है आपको कि कुमारपाल चालुक्य से ये हार गए थे और अर्णोराज जी, और फिर अर्णोराज जी को जो है अपनी पुत्री जलहन का विवाह इनके साथ करवाना पड़ा था, कुमारपाल के साथ। उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने कुमारपाल पर अटैक किया था और कुमारपाल चालुक्य को इन्होंने पराजित कर दिया था, ठीक है। बात करें दोस्तों इनकी उपाधि की तो इनकी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि है, वो है कवि बांधव, और कई बार ये प्रश्न आया है। और ये जो उपाधि दी गई है वो दी गई है जयानक भट्ट के द्वारा। जयानक भट्ट ने इनको कवि बांधव की उपाधि से सम्मानित किया है। इनके दोस्तों एक और उपाधि है, वो है परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज। परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज, ये उनकी और उपाधियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने कला और साहित्य के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया था। तो कला साहित्य का जो इनका काल है वो स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इन्होंने
अजमेर के अंदर एक कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हम इसको अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं। और इसको जो बनाया था वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस संस्कृत पाठशाला को इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था और यहाँ पर जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है। और आगे हम जब महल वगैरह पढ़ेंगे ना, या जो भी हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे, तो उसमें हम आगे अढ़ाई दिन के झोपड़े को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इस संस्कृत पाठशाला को जो है उस टाइम हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है। बात करें हम, इनके समय में एक बहुत ही शानदार नाटक की रचना हुई थी। वो हुई थी हरिकेली नामक नाटक की रचना, जो कि 12वीं किरातार्जुनीयम पर आधारित है। 12वीं का एक ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, जिसके ऊपर ये आधारित है। इसमें अर्जुन और शिव के बीच में जो विवाद हुआ है उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। और ये हरिकेली नाटक लिखा है विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि विग्रहराज चतुर्थ का नाटक कौन सा है या उनका ग्रंथ कौन सा है, उनकी रचना कौन सी है, तो वो है हरिकेली। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हरिकेली किसकी रचना है, तो विग्रहराज चतुर्थ की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और किस पर आधारित है, तो 12वीं के किरातार्जुनीयम पर आधारित है। दोस्तों, इनके समय में दो बहुत ही महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। जहाँ मैंने बताया आपको कि अर्णोराज जी के समय में दो महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे, वो थे देवबोध और धर्मघोष। तो इनके समय में भी दो महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। एक तो था सोमदेव और एक था नरपति नालह। एक तो सोमदेव और एक नरपति नालह। सोमदेव ने दोस्तों लिखा है ललित विग्रहराज, और नरपति नालह ने यहाँ लिखा है बिसल रासो। सोमदेव द्वारा जो कृति हैं वो हैं ललित विग्रहराज, और नरपति नालह की हैं बिसल रासो। ठीक है। आगे दोस्तों बात करें हम बिसल देव के अंदर ही, तो ये जैन मुनि, इनके समय में एक जैन मुनि थे धर्मघोष सूरी। इनके प्रभाव में आकर इन्होंने पशु हत्या पर रोक लगाई थी। ठीक है। तो अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि ऐसे कौन से जैन मुनि थे जिनके प्रभाव में आकर विग्रहराज चतुर्थ ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी, तो वो थे धर्मघोष सूरी। ठीक है। धर्मघोष सूरी के प्रभाव में आकर विग्रहराज यानी बिसल देव ने पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। साथ ही बात करें दोस्तों, तो अजमेर में इन्होंने बिसलसर झील का निर्माण करवाया था। अजमेर के अंदर इन्होंने बिसलसर झील का निर्माण भी करवाया था, और अजमेर के अंदर सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो कला साहित्य का इनका स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी कला साहित्य के अंदर स्थापत्य को जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, और काफ़ी सारे जो है यहाँ पर मंदिर, महल, झीलें, बहुत सारे जो है इन्होंने निर्माण करवाए थे। ठीक है ना। तो बिसल देव बहुत ही मजबूत राजा हुए हैं, बहुत ही ताकतवर राजा हुए हैं, और इनका समय जो है चौहान वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जो कि बिसल देव के ऊपर थी और विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर थी, जिसमें हमने आज पढ़ा है विग्रहराज चतुर्थ को। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए इसी तरह से हम लगातार तैयारी करते रहेंगे, तो ऐसी ही तैयारी आपको करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई जानकारी है या हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।